नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमित ठाकुर जी। मैं एक न्यूरोसर्जन और एपिलेप्सी सर्जन हूँ और मैं पिछले 10 साल से न्यूरोसर्जरी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और 300 से ज़्यादा एपिलेप्सी के सर्जरीज सक्सेसफुली कर चुका हूँ। तो दोस्तों, ये मेरे जो वीडियोज़ हैं इनका ये पर्पज़ कम्युनिटी को एपिलेप्सी के बारे में एजुकेट करना है और इसको आप मेडिकल सलाह करके ना लें। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियोस में देखा कि एपिलेप्सी एक ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है जिसमें एक्सेसिव इलेक्ट्रिक स्पार्किंग होता है और आज के वीडियो में हम समझेंगे कि इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है और एपिलेप्सी पेशेंट्स ने क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। आप सब लोग जानते हैं कि पोकेमॉन एक बहुत ही पॉपुलर कार्टून रहा है और क्या आपको पता है कि 1997 में पोकेमॉन कार्टून के फ्लैशिंग लाइट्स के वीडियो की वजह से 685 बच्चों का एपिलेप्सी एक्टिवेट हुआ था। तो तब हमको समझा कि फ्लैशिंग लाइट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिगर फैक्टर है एपिलेप्सी के लिए। इसी लाइन पे आज हम देखेंगे कि एपिलेप्सी के और ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या है और क्रॉनिक एपिलेप्सी पेशेंट्स में ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स कैसे अवॉइड किए जा सकते हैं और क्या सावधानियां इन मरीजों ने बरतनी चाहिए। तो जैसे ही एपिलेप्सी डायग्नोज होता है दोस्तों, तो हम किसी एक्सपर्ट न्यूरोलॉजिस्ट या एपिलेप्टोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। उस एपिलेप्सी का डायग्नोसिस करेक्ट होने के बाद, मतलब आवश्यक टेस्ट ईईजी और एमआरआई के बाद किस तरह का एपिलेप्सी है उसके हिसाब से आपके डॉक्टर आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे। एक्चुअल बैटल यहाँ से चालू होता है क्योंकि एपिलेप्सी एक क्रॉनिक बीमारी है, इसकी दवाइयाँ बहुत सालों तक लेना पड़ता है और ये जो मैंने बताया इलेक्ट्रिक स्पार्किंग होता है, ये कंटिन्यूसली ये ब्रेन सेल्स को हमको दबा के रखना पड़ता है इन दवाइयों के यूज़ से। तो ये दवाइयाँ रेगुलर और करेक्ट मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एपिलेप्सी पेशेंट्स के ब्रेन्स एक हाइपर एक्साइटेबल स्टेट में रहते हैं जिनको कंटिन्यूसली हमको दबाना पड़ता है। तो दी हुई दवाइयाँ करेक्ट मात्रा में लेना और करेक्ट समय पर लेना सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब इसके ट्रीटमेंट में सिर्फ डॉक्टर का जितना रोल है उतना ही रोल आपके सेल्फ मैनेजमेंट का है, एक सेल्फ डिसिप्लिन का है। इसको हम हमारी भाषा में कॉम्प्लायंस बोलते हैं। तो कॉम्प्लायंस ना होने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, इसका एक अलग से मैंने केस वीडियो बनाया है, आप ज़रूर उस वीडियो को भी देखिए और समझिए। तो ये पेशेंट्स में, एपिलेप्सी पेशेंट्स में ट्रिगर फैक्टर्स क्या क्या होते हैं इसको समझने की अब कोशिश करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिगर फैक्टर है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस या फिजिकल एक्सर्शन ज़्यादा अगर हुआ तो एपिलेप्सी फिर से आ सकती है, जिसको हम ब्रेक थ्रू सीजर बोलते हैं। ब्रेक थ्रू सीजर मतलब बहुत दिनों तक जो एपिलेप्सी दवाइयों की वजह से कंट्रोल्ड है, रेगुलेटेड है, वो अचानक से वापस उभर के आना, उसको बोलेंगे ब्रेक थ्रू सीजर्स। इसके कई कारण होते हैं और स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं जो हम अभी देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट हमने देखा अभी स्ट्रेस या फिजिकल एक्सर्शन। सेकंड है लैक ऑफ स्लीप। अगर आपकी नींद ठीक से नहीं हो रही है तो एपिलेप्सी आपकी एक्टिवेट हो सकती है। इसलिए हमेशा ये पेशेंट्स ने 8 से 9 घंटा अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तीसरा फैक्टर है सनलाइट या फ्लैशेस ऑफ लाइट, जो मैंने आपको पोकेमॉन की स्टोरी में बताया। तो स्क्रीन टाइम, टीवी का फ्लैशिंग लाइट या धूप, ये आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए ज़्यादा देर धूप में ना जाना, ज़्यादा देर स्क्रीन टाइम नहीं करना या फ्लैशिंग लाइट्स नहीं देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन पेशेंट्स के लिए। अगला फैक्टर है अल्कोहल। अल्कोहल इन पेशेंट्स ने टोटली अवॉइड करना चाहिए। किसी भी तरह का एक्सेसिव टॉक्सिन, अल्कोहल इन पेशेंट्स के लिए हानिकारक होता है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों इसमें मानसिक संतुलन। तो मानसिक संतुलन ठीक तरह से बनाए रखना, मतलब ज़्यादा स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए प्राणायाम आप कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि आप दवाइयाँ बराबर ले रहे हैं कि नहीं। आपने एक ड्रग डायरी रखना चाहिए, मतलब आपने 1 महीने की ली हुई दवाइयाँ बराबर 1 महीने में ख़त्म हो रही है कि नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब आप दवाइयाँ रेगुलर ले रहे हैं अगर आपकी वो दवाइयाँ बराबर समय पे ख़त्म होती है तो। दूसरा है आपने एक एपिलेप्सी डायरी रखनी चाहिए। अगर आपको कोई ब्रेक थ्रू सीजर आता है या कोई माइनर सीजर आता है तो आपने डायरी में मेंटेन करना चाहिए और अगर पॉसिबल हो सके तो
एवरी एपिलेप्सी का वीडियो आपने ज़रूर लेना चाहिए, ताकि आप जब नेक्स्ट विजिट में आपके डॉक्टर को मिले तो उनको आप बता सकते हैं कि इस तरह का एपिलेप्सी का एपिसोड आपको हुआ था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने समझा कि क्या सावधानियां हमने बरतनी चाहिए, किन चीज़ों को हमने अवॉइड करना चाहिए, ताकि हम एक सीजर फ्री मतलब अपस्मार मुक्त लाइफ लंबी देर के लिए एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर शॉर्ट में बताया जाए तो एपिलेप्सी मरीज़ों ने ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स मतलब ट्रिगरिंग फैक्टर्स अवॉइड करने चाहिए, और एक सेल्फ मैनेजमेंट आपका इसमें बहुत ज़रूरी है। और इस बारे में आपके अगर कुछ कमेंट्स है या कुछ परेशानियां हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपके इन सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।